नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका की लगाई चिंगारी से ईरान धधक रहा है। ईरान में विद्रोह का शोर गूंज रहा है। इस पर दो लाइनें मुझे याद आती है कि चमन को आग लगाकर वो खुद को बगीचा कहते हैं, लुटेरे हाथ में लेकर मशालें खुद को मसीहा कहते हैं। और यह हकीकत है उस महाशक्ति की जिसने अपनी पाबंदी की जंजीरों से ईरान की सांसों को घूंटने की कोशिश की। ईरान की अर्थव्यवस्था आज हिचकोले खा रही है, तो उसकी वजह ईरान की कमजोरी नहीं है, बल्कि अमेरिका की वो नफरत है जो 1979 से उसकी रगों में दौड़ रही है। बेगुनाह आवाम सड़क पर है, महंगाई का शोर है, लेकिन क्या दुनिया नहीं जानती कि इस बर्बादी की पटकथा व्हाइट हाउस में लिखी गई? आज एक तरफ इजराइल और अमेरिका मिलकर महायुद्ध के बिसात बिछा रहे हैं। नेतन्याहू ट्रंप मुलाकात कर रहे हैं, जो दुनिया को बारूद के ढेर पर बिठाने की तैयारी है। लेकिन याद रहे, ईरान झुकना नहीं जानता। खामनेई अगर बंकर से रणनीति बना रहे हैं तो यह डर नहीं है, उस तूफान की तैयारी है जो जुल्म के साम्राज्य को उखाड़ फेंकेगा। और अब इस बीच खबर यह भी है कि ईरान में कमान युवराज मुज्तबा खामनेई ने संभाल ली है। वो शहजादा जिसने ठान लिया है कि वो अमेरिका की हर पाबंदी, ट्रंप की हर हेकड़ी का हिसाब बराबर करेगा। मुज्तबा अपने पिता खामनेई का बदला भी लेगा। मुज्तबा खामनेई का मोर्चा अब यह साबित करेगा कि सुपर पावर की धमकी से किसी मुल्क की खुददारी नहीं खरीदी जा सकती। ट्रंप और उनकी फौज तैयार रहे, क्योंकि अब हिसाब जमीन पर नहीं, मैदानी जंग में होगा। ईरान की बर्बादी की और ईरान के बदले की कहानी, और इसी पर सबसे बड़ी चर्चा, मुज्तबा खामनेई की भूमिका पर डिटेल से बातचीत, ईरान के शहजादे के बारे में हर जानकारी। मिडिल ईस्ट में जंग की आहट के बीच सुपर पावर अमेरिका से टकराने के लिए ईरान सीना ताने खड़ा है। इसी पर एक शायरी है कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं और बारूद की नाव कभी चलती नहीं। अगर हौसले बुलंद हो तो तूफान भी झुक जाते हैं, पर खुददारों की गर्दन कभी किसी के आगे झुकती नहीं। बात उस सरजमी की जिसने दुनिया की महाशक्ति की आंखों में आंखें डालकर अपनी आजादी की हिफाजत की कसम खाई है। जी हां, बात हो रही है ईरान की, जिसे मिटाने की साजिशें दशकों से व्हाइट हाउस के बंद कमरे में रची गई। आज अगर ईरान की गलियों में महंगाई का शोर है, वहां की अर्थव्यवस्था नेस्तनाबूद हो चुकी है, तो इसका गुनाहगार कोई और नहीं है। इसका गुनाहगार ईरान भी नहीं है। इसका गुनाहगार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। और आज वही अमेरिका ईरान को डरा रहा है और कह रहा है कि अमेरिका के साथ डील कर लो। लेकिन यही वो अमेरिका है जिसकी वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। इसकी कहानी शुरू होती है 1953 से। कहते हैं 1953 में CIA और UK समर्थित तख्ता पलट हुआ था। PM मोसादेक को हटाकर शाह रेजा पहलवी की सत्ता मजबूत की गई और तब से राजनीतिक अस्थिरता की नींव पड़ी। अमेरिका का मकसद यह था कि ईरान के ऑयल को कंट्रोल करना, ईरान के ऑयल को अपने हिसाब से चलाना। लेकिन अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा सिर्फ तेल निर्यात पर टिका रहा, बदलाव नहीं हो पाया। फिर 1979 की इस्लामिक क्रांति हुई, शासन परिवर्तन, पूंजी पलायन, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और आर्थिक ढांचे में बड़ा झटका। फिर ईरान ने एक युद्ध लड़ी 1980 से 1988 के दशक में। 8 साल के युद्ध ने बुनियादी ढांचा, तेल सुविधाएं और सरकारी खजाने को कमजोर कर दिया। और इस बीच अमेरिकी प्रतिबंधों की शुरुआत 1979 से हुई, जिसमें व्यापार, बैंकिंग और विदेशी निवेश पर लगातार दबाव देखा गया। 2006 के बाद अमेरिका ने यह एक्शन और ज्यादा तेज कर दिया, जिससे कि ईरान इकोनॉमिकली चोक कर जाए और वो कोलैप्स कर जाए, जिसके बाद अमेरिका ईरान को फिर से अपने कंट्रोल में ले ले। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से ईरान को हटा दिया, यानी ईरान में विदेशी करेंसी आनी बंद हो गई। ऑयल एक्सपोर्ट पर सैंक्शन लगाए, जिससे वहां मुद्रा अवमूल्यन यानी कि वहां की करेंसी डिक्लाइन मोड में चली गई। रियाल को भारी नुकसान हुआ, महंगाई 30 से 50% तक ऊपर चली गई। इसकी वजह से भ्रष्टाचार और सरकारी नियंत्रण
की खबरें भी सामने आई। आईआरजीसी और अर्ध सरकारी संस्थाओं का अर्थव्यवस्था पर वर्चस्व हुआ और निजी क्षेत्र कमजोर हो गए। इसके बाद बेरोजगारी और ब्रेन ड्रेन की स्थिति बनी, यानी शिक्षित युवाओं का यहां से पलायन होने लगा। 2018 में जेसीपीओए का डील भी टूट गया और 2020 के बाद लगातार अस्थिरता का दौर रहा। ट्रंप प्रशासन द्वारा परमाणु समझौते से हटना, फिर कड़े से कड़े प्रतिबंध 2022 से 26 के बीच लगातार आते रहे। लोग कहते हैं कि ईरान की अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल पर टिकी रही, लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल पर क्यों टिकी रही? ईरान के पास हसीन वादियां हैं, टूरिज्म है, ऐसे ऐसे लोकेशंस हैं जिसे दुनिया देखती रह जाए। 1953 से लेकर आज तक अमेरिका ने सिर्फ एक ही काम किया, ईरान की तरक्की के पैर में पाबंदियों की बेड़ियां लगाना। और 1979 के बाद से तो ईरान के खिलाफ अमेरिका ने प्लान्ड तरीके से काम शुरू किया, क्योंकि 1979 के बाद से यहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया। 1979 तक ईरान एक बहुत फलता फूलता हुआ देश था। इजराइल के लोगों की पहली पसंद ईरान हुआ करता था। टूरिज्म के मामले में ईरान का मिडिल ईस्ट में कोई सानी नहीं था। लेकिन 1979 के बाद जब शाह रिजा पहलवी को वहां से निकाला गया और इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद खुमैनी की वापसी ईरान में हुई, तो यह अमेरिका को हजम नहीं हुआ। अमेरिका यह हजम नहीं कर पाए कि कैसे एक मुल्क उसकी गुलामी को छोड़कर अपनी शर्त पर जीने की जिद कर रहा है। इसके बाद पाबंदियों का दौर शुरू हुआ। ईरान के व्यापार को गला घोंटकर मारने की कोशिश की गई। ईरान के हालात के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। कैसे? चलिए समझते हैं। अमेरिका के सैंक्शन खासकर ऑयल एक्सपोर्ट पर और बैंकिंग सिस्टम पर, जिससे कि ईरान में महंगाई और बेरोजगारी काफी बढ़ गई। ईरान का टूरिज्म बिल्कुल कोलैप्स कर गया। मैक्सिमम प्रेशर नीति के तहत ट्रंप प्रशासन की सख्त नीति से मुद्रा संकट और महंगाई भी बढ़ गई। तेल बिकने कम हो गए, इससे सरकारी राजस्व घाटा बढ़ने लग गया। सब्सिडी और सामाजिक खर्च भी प्रभावित होने लग गए। रोजगार और निवेश पर बड़ा संकट आ गया। अमेरिकी सेकेंडरी सैंक्शंस के डर से कंपनियां ईरान से दूर भागने लग गई। यहां की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी ईरान में आने बंद हो गए, क्योंकि स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से ईरान को बाहर कर दिया गया। जाहिर सी बात है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान के लोग फ्लरिश करें, क्योंकि वहां का शासन अमेरिका को मंजूर नहीं था। अमेरिका ईरान में वो शासन चाहता था जो अमेरिका के इशारे पर चले, न कि अपनी आजादी, अपनी संप्रभुता के इशारे पर चले। और आज जो बेरोजगारी और प्रदर्शन दिख रहे हैं, वो ईरान की नाकामी नहीं है, बल्कि पश्चिम का वो दंश है, वो डंक है, वो आतंकवाद है जिसने मासूमों की थाली से निवाला छीन लिया, रोजगार छीन लिया, 2 जून की रोटी छीन ली। आज की तारीख में ईरान में यह दावा किया जा रहा है कि 40,000 लोगों की मौत हुई है। यह मौत उस साजिश का हिस्सा है जो ईरान को अंदर से खोखला करने के लिए रची गई। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप, 2 ताकतें मिलकर यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को कैसे कंट्रोल किया जाए। दूसरी तरफ ईरान अकेला इजराइल और अमेरिका के खिलाफ महायुद्ध की घंटी बजा रहा है। बंकरों में रणनीति बन रही है। रणनीति अमेरिका और इजराइल के घमंड को चूर करने की। और दुनिया देख रही है कि ईरान किस तरह से अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। और आज जब ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन का 47वीं सालगिरह मना रहा है, तब एक नाम वहां पर बहुत चर्चा में। कहते हैं जब बाप की आंखों में देश को बचाने की फिक्र होती है, तो बेटा भी हथियार लेकर मैदान में उतरता है। ईरान में इन दिनों मुस्तफा खामनेई की चर्चा बहुत ज्यादा है। कहते हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। यह नाम अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की रातों की नींद उड़ाने वाला है, क्योंकि मुस्तफा ने साफ कर दिया है कि ईरान अब सिर्फ बचाव नहीं करेगा, बल्कि प्रहार भी करेगा। कौन है मुस्तफा खामनेई, जिन्हें जूनियर खामनेई के नाम से भी जाना जाता है? कहते हैं अमेरिका से जंग के लिए इन्हें शैडो कमांडर के नाम से जाना जाता है। खामनेई जूनियर के इशारे पर आईआरजीसी की युद्ध तैयारियां चलती हैं, ड्रोन तैयारियां चलती हैं, मिसाइल डिप्लॉयमेंट्स चलते हैं। इराक, सीरिया, यमन में अमेरिकी बेस पर प्रेशर बढ़ाने की प्लान भी मुस्तफा की है।
रणनीति यह है कि फेस टू फेस कन्फ्रंट ना हो, लेकिन यूएस अगर यहां वॉर करे तो उसे खर्चीली जंग में घसीटा जाए, लिमिटेड वॉर से अमेरिका को थकाया जाए, और यही है मुस्तबा और आईआरजीसी का मास्टर प्लान। ईरानी मिलिशियाओं को नया आदेश है कि रेस्पॉन्सिव फायर बढ़ाओ, हिजबुल्लाह से सीधा तालमेल बिठा रहे हैं जिससे कि पश्चिमी एशिया में नेटवर्क को मजबूत किया जा सके। ईरान की रगों में वो खून दौड़ता है जिसने इतिहास बदला है। अमेरिका कितनी भी जंजीरें क्यों ना कस ले, इनकलाब की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। और दुनिया देख रही है कि ईरान का युवराज अपने मुल्क के लिए, अपने पिता के सम्मान के लिए साम्राज्यवादी ताकतों के गुरूर को मिट्टी में मिलाना चाहता है। तो क्या मुस्तबा इस जंग का रुख बदल देंगे? ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग का क्या रिजल्ट होगा? और ईरान की आज की बर्बादी के हालात के लिए क्या अमेरिका ही असली गुनाहगार है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल जय सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं संजय कुलकर्णी सर आपका रुख करूंगा, और पहला सवाल, मुस्तबा के आने से क्या इंपैक्ट होगा? ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग का क्या रिजल्ट आएगा? और ईरान की इस बर्बादी के लिए असल गुनहगार कौन है? क्या वो वाकई में अमेरिका है? कुलकर्णी सर। विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। तो भी बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि आज अस्तित्व की लड़ाई है, और उस अस्तित्व को लेकर के इजराइल भी खड़ा है, ईरान भी खड़ा है। ईरान का एक पुरानी सभ्यता होने के नाते जिस प्रकार से वो अपने आप को उसने संभाला है, और अमेरिका चाहता है कि इजराइल के अस्तित्व पे खतरा ना पहुंचे, इसको लेकर के जो लड़ाई चल रही है ये आज नहीं, ये काफी दिन से चल रही है, काफी सालों से चल रही है। चाहे हम 1953 कहें, लेकिन जो न्यूक्लियर को लेकर के है वह 1957 में, जो कि राजा पहलवी को किसने इजाजत दी? अमेरिका ने इजाजत दी कि वो न्यूक्लियर बना सकता है, लेकिन सिर्फ 5 जनरेशन के लिए, जिसका जो हम लोग कहते हैं एनरिचमेंट जो है 20% से ज्यादा नहीं होता है, बल्कि 3 से 5% तक एनरिचमेंट होता है न्यूक्लियर प्लांट फॉर पावर। उसको लेकर के तो धीरे धीरे करके जिस प्रकार से ईरान ने उसको 60% एनरिचमेंट पे ले गए, और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन जो 2016 में हुआ, जिसमें कि अपने पहले राष्ट्रपति यूएस के, उन्होंने इनके साथ जब बात की, उसके बाद पता लगा कि ओबामा जी ने जो किया वो बार बार ट्रंप को खा रहा था कि ये जो है, ये यूएन रेजोल्यूशन जो है इनका 2231, उसके जो अगेंस्ट जा रहे हैं, जिसमें मिसाइल को लेकर के जो बातचीत चल रही है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ईरान बातचीत कर रहा है अमेरिका को के साथ न्यूक्लियर के लिए, या न्यूक्लियर प्लस मिसाइल्स के लिए? ईरान का कहना है वो मिसाइल्स के ऊपर तो बातचीत करेगा ही नहीं, वो सिर्फ न्यूक्लियर के ऊपर IAEA को लेकर के किस तरीके से करना, शायद ईरान मानता है कि कहीं ना कहीं उनकी मंशा थी न्यूक्लियर होने की, क्योंकि उनका ये कहना है कि सऊदी अरेबिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, तो उनके पास होना चाहिए। चलो उसके लिए वो तैयार। मिसाइल्स को लेकर के जो परेशानी है, और खासकर अब जो मिसाइल बने हैं जिनका रेंज 2000 किलोमीटर है, और हर एक मिसाइल में 1500 का वॉरेड है, और 12 दिन की जो लड़ाई हुई इजराइल और इजराइल प्लस यूएसए ईरान के साथ, उसमें इजराइल का तकरीबन 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि ज्यादा मिसाइलें और जो है ईरान की नहीं गिरी। 98% मिसाइल को उन्होंने, उनके आयरन डोम ने बर्बाद किया, उसके बावजूद भी नुकसान देखिएगा, 20 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है इजराइल का, और अभी तक इजराइल ने तकरीबन 80 बिलियन डॉलर का खर्चा किया है लड़ाई में 2023 से लेकर के आज तक। ऐसे हालात में इजराइल जानता है नहीं, इनके पास जो मिसाइल है ईरान की, उससे बहुत जबरदस्त नुकसान होगा ईरान का, इसमें इजराइल का, इसमें ईरान को शक नहीं। तो दोनों ट्रिगर के ऊपर है। अमेरिका ऑब्वियसली अपने इजराइल की बचत के लिए उसे एक पूरा आर्मडा अब्राहम लिंकन, दूसरा जॉर्ज बुश लेकर के खड़ा है, और दबाव डाल रहा है ईरान के ऊपर कि आप किसी भी प्रकार से मिसाइल का जो है हमारे साथ आप नेगोशिएट करिएगा। न्यूक्लियर तो हो ही जाएगा, न्यूक्लियर के लिए ईरान आज भी मंजूर है, लेकिन मिसाइल के लिए नहीं है। उसको लेकर के जो लड़ाई चल रही है, उस अस्तित्व की लड़ाई है।
ईरान जरूर एक पुरानी सभ्यता है, ईरान वेनेजुएला नहीं है, सब जानते हैं। ईरान इतना आसानी से झुकने वाला नहीं, वो भी सब जानते हैं। लेकिन अमेरिका जिस प्रकार से शक्ति में शांति, उसने शक्ति प्रदर्शन किया है, ये सोच करके अमेरिका लड़ाई नहीं चाहता है। ये मैं बता सकता हूँ, लिख करके दे सकता हूँ, अमेरिका लड़ाई नहीं चाहता है। क्यों? अमेरिका जानता है इस लड़ाई के बाद क्या होगा। ईरान के तेल के ऊपर उसकी नजर काफी टाइम से है, और ये तेल का जो है निर्यात कौन कर ले रहा है? चीन ले रहा है। कितने डॉलर के लिए? $400 बिलियन का डील है ईरान का तेल का चीन के साथ, और उसको लेकर के सैंक्शन के बावजूद भी चीन उठा रहा है तेल, इकोनॉमी चल रही है। और जैसे आपने विवेक ठीक कहा, 1.4 मिलियन रियाल्स टू अ डॉलर, अगर इस तरह का एक तरीके से इन्फ्लेशन उसकी कागज के टॉयलेट पेपर के माफिक उनकी करेंसी हो गई है, पानी की किल्लत है तेहरान के अंदर, खाने की किल्लत है, अपना जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 25% हो गया है, इन्फ्लेशन 50% हो गया है। जरूर है कि ईरान के बीच में भी लोगों के इसका फायदा यूएस उठाने की कोशिश कर रहा है कि जो ईरान के बीच में नफरत है खामेनी के बरकरार वो, लेकिन तो आज की तारीख में ईरान लॉन्ग टर्म प्लानिंग कुलकर्णी सर यही तो थी कि आप इकोनॉमिकली चोक कर जाए, उसके बाद अमेरिका हेल्प भेजेगा। आज एक वीडियो सरफेस हुआ है सोशल मीडिया पर, जिसमें एक व्यक्ति जिसने वीडियो जारी किया ईरान से, उसने कहा कि वीडियो अगर आपको मिला है तो आप समझिए कि मैं जिंदा नहीं हूं। लेकिन अमेरिका ने कहा था कि आप आगे बढ़कर प्रोटेस्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प के लिए आगे आ रहे हैं। इस चक्कर में हजारों लोग ईरान में मारे गए। देखिएगा, पहलवी के लड़के जो हैं वो अमेरिका में हैं, और बाकी लोग जिन्होंने ईरान को छोड़ा 1979 में इस क्रांति के बाद, वो भी सब अमेरिका में हैं। तो कहीं ना कहीं तो दबाव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ईरान के बरखिलाफ सिर्फ एक ही बात है कि उन्होंने जो आतंकी संगठन थे, हमास, हिजबुल्लाह, हूदी, सीरिया में, उनको जिस प्रकार से इन्होंने मदद की, और जिस कारण से पूरे मिडिल ईस्ट में जो इम्बैलेंस हो, चाहे उनका मकसद हो इजराइल का अस्तित्व मिटाना, वो कहीं ईरान ने गलती की। वो ईरान की गलती शायद माफ नहीं की जा सकती। बाकी इसमें जरूर ईरान एक अपना उसका स्वाभिमान है, ईरान के स्वाभिमान को ठेस नहीं लगनी चाहिए, पुरानी सभ्यता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ईरान मानने को तैयार है आज की तारीख में, न्यूक्लियर को लेके, मिसाइल्स को लेकर नहीं। बिल्कुल वो मानने के लिए तैयार है। हो सकता है कि इस तरह के बयान दिए गए हों, बहुत अग्रेशन में दिए गए हों कि हम इजराइल का अस्तित्व मिटा देंगे। हमारे देश में कई पॉलिटिशियन कह देते हैं, कई लोग कह देते हैं कि भाई हम पाकिस्तान का वजूद मिटा देंगे, पाकिस्तान का अस्तित्व मिटा देंगे। पाकिस्तान में कई पॉलिटिशियन से कह देते हैं हम हिंदुस्तान के वजूद को खत्म कर देंगे। वो छोड़िए आप, अभी ये जो फील्ड लीडर आसिम मुनीर हैं, मुल्ला मुनीर, इन्होंने यूएस में जाकर क्या स्पीच दिया कि हमारे पास इतना न्यूक्लियर वेपन है, हमारे ऊपर कोई भी थ्रेट आया तो हम आधी दुनिया को साफ कर सकते हैं। तो अमेरिका को जाके पहले पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को डील करना चाहिए, जो सो कॉल्ड न्यूक्लियर वेपन उनके पास है। लेकिन वो कहते हैं एक और थ्योरी ये भी कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन, अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन ही वहां पड़े हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप ईरान के पीछे ना पड़कर आप जाइए पहले वहां पर जहां तालिबान की नजर है, अलकायदा की नजर है, जहां टीटीपी की नजर है, जहां उसामा बिन लादेन पाया गया, जहां पर जैश ए मोहम्मद की नजर है, लश्कर ए तैयबा की नजर है, जो आतंकिस्तान का सबसे बड़ा गढ़ है। आपको वो नहीं दिख रहा, आप ईरान के पीछे पड़ रहे हैं। अगर पाकिस्तान में तेल होता तो अमेरिका वहां भी होता। लेकिन मोस्तफा खामनेई के, जूनियर खामनेई के आने से क्या भूमिका चेंज होगी? इसका छोटा जवाब फिर मैं संजीव जी के पास और बाकी मेहमान के पास जा रहा हूं। देखिए, जरूर मोस्तफा जब आए हैं तो शुरू से ही खामेनी के इस सोच में है कि वो शैडो कमांडर कहा जाता है, बहुत लाइमलाइट में नहीं रहते हैं। और क्या अभी ये माना जा रहा है कि जितनी रणनीति बन रही है सब मोस्तफा ही बना रहे हैं, पर उनके बरखिलाफ जो नैरेटिव वेस्ट से आ रहा है वो अच्छा नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे उनके बारे में तो जिस प्रकार से उनकी प्रॉपर्टीज हैं और जिस प्रकार से उन्होंने पैसा जमा किया है, उसके बरखिलाफ भी आवाज उठ रही है। तो ईरान के बीच में भी कहीं ना कहीं पर इसको लेकर के एक है। लेकिन आज की तारीख में पूरा ईरान जो है एकजुट है, उनको लगता है कि आज क्रांतिकारी का दिन है, वो अमेरिका से टक्कर लेने के लिए पूरा ईरान तैयार है। उसी डर से अमेरिका ने हमला नहीं किया है और अमेरिका हमला नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका जानता है कि चीन और रूस जो है वो ईरान के साथ खड़े दिखते हैं। तो ऐसे हालात में जरूर लड़ाई नहीं होगी, लेकिन प्रेशर ईरान के ऊपर बहुत जबरदस्त होगा। खाने पीने की किल्लत है, तेहरान में पानी नहीं है, लोगों के बीच में बहुत अनबन है। इसको लेकर के ईरान को खुद संभालना पड़ेगा। और उनकी जो लड़के जब तक सैंक्शंस रहेंगे तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए ईरान अड़ा हुआ है। संजीव जी से इसका रिएक्शन चाहेंगे। संजीव जी,
मैं विवेक जी ये कहना चाहता हूं कि ईरान ऑब्वियसली एक सिविलाइजेशनल स्टेट है और एक पुरानी सभ्यता है और जाहिर है कि ईरान के लोगों का एक आत्मसम्मान है और वो अपनी राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध भी हैं और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये बात अवश्य कहना चाहता हूं कि जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसको अपने स्वयं के ऊपर भी एक कंसिडरेशन करना होगा, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि ये जो लोग सड़कों पर उतर आते हैं आखिर क्यों उतर आते हैं। महसा अमीनी जो कि एक युवा ईरानी महिला थी 2022 में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।